नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आपको बता दें कि आज जिस तरह का यहां पर बाजार है, हमने काफ़ी उठापटक यहां पर बनते हुए देखी है मार्केट्स में, लेकिन सभी का ध्यान फिलहाल यहां पर मॉनसून की तरफ है और इसी पर हम भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको एथेनॉल की स्टोरी भी ला के देंगे। हमारे साथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के EVP एंड कंट्री हेड विक्रम गुलाटी हैं, साथ ही जुआरी इंडस्ट्रीज के MD अथर शहाब, एनकेडिया एडवाइजरी के अजय केडिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत पहले यहाँ पर अथर शहाब से कर लेते हैं। अथर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एल निन्यो तो ऑफकोर्स एक चिंता है ही, लेकिन साथ ही कच्चे तेल की भावों में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो ये पूरा का पूरा जो एथेनॉल का पुश हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा, आपको लगता है इन दोनों फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा वो एग्रेशन शायद कम हो जाएगा? अब ये देखिए, एल नीनो का जो फैक्टर है ये समय समय पर आता रहता है और इसका जवाब ये है कि हमारी जो उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहाँ तक और तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। जहाँ तक इथेनॉल का प्रश्न है, ये हमने एक ऐसा फैसला उठाया है जो देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के रुकावट की संभावना होनी भी नहीं चाहिए। इसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। और जैसा कि मैं पिछली बार भी आपसे मुलाकात में कह चुका हूँ कि एक बड़ी कैपेसिटी क्रिएट की जा चुकी है और बहुत कुछ इससे एडवांटेजेस हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हमें एक तरफ एल नीनो की तैयारी भी करनी है और दूसरी तरफ इथेनॉल के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको लगता है एथेनॉल को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, तो क्या ये मान के चलें कि एक्सपोर्ट्स जो कि पिछली बार रोक दिए गए थे आगे भी रुकते हुए नजर आएंगे? अभी एक्सपोर्ट्स एक प्राथमिकता नहीं है। अभी देश में चीनी की डिमांड है, उसको पूरा करना एक प्राथमिकता है और इथेनॉल को आगे बढ़ाना ये प्राथमिकता है। और समय के साथ साथ एल नीनो इस वर्ष की एक समस्या है, लेकिन आने वाले वर्षों में हम ये आशा करते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़ता रहेगा और फिर हम एक्सपोर्ट मार्केट में फिर आ जाएंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि हमारे देश की जो डिमांड है उसको पूरा करें और इथेनॉल सेक्टर में जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करें। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर प्राथमिकता नहीं है। साथ ही साथ एथेनॉल के प्राइसेस की बात की जाए तो बी हैवी मोलासेस, केन जूस बहुत समय से यहाँ पर रिवाइज नहीं हुए, 4 साल से रिवाइज नहीं हुए हैं उनके प्राइसेस। एथेनॉल सप्लाई यहाँ पर लेकिन ज़्यादा है। किस तरह की प्राइसिंग इश्यूज और ओवर कैपेसिटी से फिलहाल हम जूझ रहे हैं? जी, ये हमारी सरकार के पास हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन रही है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करिए और इतने दिनों से जो दाम नहीं बढ़ाए गए उनका असर इंडस्ट्री के ऊपर पड़ रहा है। और आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है, तो उसका उचित मूल्य डिस्टिलरीज को मिलना चाहिए। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा और जो प्राइसेस बहुत दिनों से बढ़ाए नहीं गए हैं उनके ऊपर ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन जब आप इस पूरी चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसमें जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और वही एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि कंज्यूमर परसेप्शन यहाँ पर किस तरह से इंडस्ट्री उसे टैकल कर रही है, जिस तरह के मीम्स ट्वीट्स हम आता हुआ देख रहे हैं। इंडस्ट्री से ज़्यादा इसको सरकार को टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इथेनॉल के बारे में, जो कि सही नहीं है। तो इसको एक अच्छी ढंग से इसके बारे में बताया जाना चाहिए कंज्यूमर्स को कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और बहुत सारे फ़ायदे जो फॉरेक्स की सेविंग है या जो किसानों को की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है वो सब को अच्छी तरह से लोगों को समझाया जाना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर जो टैक्स स्ट्रक्चर है और अल्टीमेटली जो प्राइस लोग पे करते हैं पंप के ऊपर में, उसके ऊपर में भी सोच विचार होना चाहिए। एक और डिबेट जो बाजार में है, जैसे आपने कहा किसान और कंज्यूमर परसेप्शन चेंज करने की बात है, लेकिन जिस तरह से शुगर केन पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, जो वाटर स्ट्रेस की बात है महाराष्ट्र यूपी जैसी स्टेट्स में, उससे इंडस्ट्री किस तरह से देखती है? कितनी बड़ी कंसर्न वो है? ये देखिए, ये एक वैलिड डिबेट है और पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो हमारी इथेनॉल की प्रोडक्शन है वो काफ़ी कुछ अब मूव कर गई है ग्रेन्स की तरफ और ख़ास तौर पर मेज़ की तरफ। और पिछला जो टेंडर हुआ था उसमें करीब 70% से ऊपर जो कैपेसिटी है वो गई है मेज़ बेस्ड डिस्टिलरीज के ऊपर।
तो शुगर केन जो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उससे ऑलरेडी हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। आने वाले दिनों में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ हैं वहाँ पर हम इसको प्रमोट ना करें। और ये बिल्कुल आपका सही सवाल है और अच्छा सवाल है, इसके बारे में सोच विचार होना चाहिए। और इस तरह के वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन को वाटर डेफिसिट रीजन से हमें थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा। एक फाइनल सवाल देन मिस्टर शाह, शुगर प्राइसेस आपको यहाँ से क्या नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एमएसपी काफ़ी समय से चेंज नहीं हुआ है। हमने देखा है कि प्राइसेस यहाँ पर अंडर प्रेशर भी रहे हैं। देखिए, शुगर के एमएसपी को बढ़ाने की बातचीत काफ़ी दिनों से चल रही है, जिस तरह से इथेनॉल के प्राइसेस की चल रही है। और सरकार की तरफ से भी इस पे सिंपैथेटिक कमेंट्स भी किए गए हैं इन द पास्ट। जब केन की प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ती है तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि शुगर की एमएसपी बढ़ाई जाए। वैसे शुगर के प्राइसेस पिछले दिनों में या पिछले साल में बेहतर रहे हैं पहले के मुकाबले। और आने वाले दिनों में अगर शुगर केन की सप्लाई कुछ इम्पैक्ट होती है वेदर की वजह से, तो कुछ तो प्राइसेस डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो गया, ऐसा मेरा मानना है। पॉइंट लेकिन टेकन। लेकिन किस हद तक वो ऑफसेट करेंगे शुगर केन प्राइसेस को, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। आप देखिए, 5 साल में, पिछले 5 सालों में करीब करीब शुगर केन के प्रोक्योरमेंट प्राइस, उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण लें तो करीब 23-24% बढ़ चुके हैं। तो उस मुकाबले में एप्रिसिएशन तो नहीं हुआ है शुगर प्राइसेस का। राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। तो चीनी के भाव में बहुत बढ़त यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन बाजार की ऑफकोर्स इसके ऊपर नज़र ज़रूर रही है। अतः शाह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए। तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर एथेनॉल की बात है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वाटर स्ट्रेस तो है और इसीलिए गन्ने से हटकर ग्रेन्स और मेज़ की तरफ हम एथेनॉल में जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ऑटोमोटिव की कर लेते हैं, क्योंकि जब तक गाड़ियाँ नहीं हैं तब तक E85 यहाँ पर रोल आउट नहीं किया जा सकता। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं विक्रम गुलाटी, जो कि कंट्री हेड हैं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के। विक्रम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर इंडिया अब कमर्शियल रोल आउट E85 का देख रहा है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज एंड प्रिपेयर्डनेस आप देखते हैं इंडियन मार्केट्स में? पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो E85 है, यानी कि ऐसा फ्यूल जिसमें 85% इथेनॉल होता है, वो आम गाड़ियों के लिए नहीं है। वो ऐसी गाड़ियों के लिए है जो फ्लेक्सी फ्यूल होती हैं। फ्लेक्सी फ्यूल माने क्या? माने कि ऐसी गाड़ियां जो किसी भी इथेनॉल की मात्रा का मिक्सन ले सकती हैं। वो सिर्फ उन गाड़ियों के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि अब आगे जाके जो एनर्जी सिक्योरिटी है और फॉसिल फ्यूल का हमें यूज घटाना है, उसके लिए अगर हमें अधिक मात्रा में इथेनॉल यूज करना है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले 2 टू व्हीलर्स और एक गाड़ी को लॉन्च किया गया है जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है। अब ये मार्केट में उपलब्ध है। ऐसी गाड़ियां E85 यूज कर सकती हैं। और ब्राजील का एग्जाम्पल और बाकी और देशों का भी एग्जाम्पल ये दिखाता है कि ये काफी सक्सेसफुल रहा है। कोई इश्यू नहीं है। जो आम गाड़ियां हैं वो E20 यूज करती रहेंगी। अगर कॉस्ट देखें इन फ्लेक्स फ्यूल्स की, जैसे आपने कहा 2-1 गाड़ियां यहाँ पर लॉन्च भी हुई हैं, अगर उनका कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो ये ज़्यादा है नॉर्मल गाड़ियों के सामने। एफिशिएंसी यहाँ पर लो बताई जा रही है। एंड कंज्यूमर को आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए गए तो भारत सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। टैक्स में ब्रेक दिया, फेम स्कीम लाए, रोड टैक्स को कम किया गया, बिजली में कहीं कहीं जगह पे राहत दी गई, डिस्पेंसिंग स्टेशन पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तभी हम जो अभी मार्केट में जो ग्रोथ आ रहा है वो विजिबल हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को दोनों चीज चाहिए, कन्वीनियंस और इकोनॉमिक बेनिफिट। अब जहां तक इथेनॉल और E85 की बात है, ये भी एक सच बात है कि इथेनॉल जो है उसकी जो एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी डेंसिटी, वो पेट्रोल से कम होता है, तो माइलेज में ड्रॉप जरूर आता है। और जो गाड़ी है वो चूंकि डिफरेंट है पेट्रोल व्हीकल से, क्लीनर है, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई 40 से 50-60 हजार रुपए कार के संदर्भ में ज्यादा होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग। और उस पे चूंकि टैक्स रेट सेम है, टैक्स भी ज्यादा लगेगा आज की तारीख में, चूंकि अभी अभी आ रही है ये टेक्नोलॉजी। अब जहां तक रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट में भी जो फ्यूल एफिशिएंसी का लॉस होगा,
तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। आगे जाते मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ऑटो ओईएम्स को साथ कार्य करना पड़ेगा ताकि ये टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस और इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। अगर आज के टाइम पे सरकार की तरफ से कोई स्कीम आए जिसमें ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए कंज्यूमर से, तो ओईएम्स भी इसको स्केल अप कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट और लागत तकरीबन कंज्यूमर को सेम प्राइस पे पहुंचा सकते हैं। जहां तक फ्यूल की बात है, भारत सरकार ने ऑलरेडी एक काफी अच्छा स्टेप ले लिया है। जो E85 है वो पेट्रोल से 20% सस्ता है, पर इसमें थोड़ी सी और डिफरेंस लाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये सब हो जाएगा। अगर ये सब होता है तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कन्वीनियंस रहेगी, अफोर्डेबिलिटी रहेगी और उसके साथ साथ इसका क्लीन क्रेडेंशियल बहुत ही लाभ देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं इन एनर्जी, उसमें एक ये बहुत बड़ा योगदान देगा। एंड फाइनली किस तरह से आप एथेनॉल को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं रूरल या एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से, क्योंकि काफी हद तक वो भी एक नैरेटिव है जिसे काफी पुश किया गया। ये फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा बून है जो सरकार लेके आई है। कुछ 5 साल पहले देखिए हमारे जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको उनके खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे टाइम पे। और अगर आप याद करें तो 5-7 साल पहले रेगुलरली मीडिया रिपोर्ट्स आती थी कि भाई बहुत सारा ग्रेन, चाहे वो राइस हो, व्हीट हो, वो सड़ रहा है क्योंकि सरप्लस है और रखने की जगह नहीं है। आज के टाइम पे जो 1.85 लाख करोड़ रुपीस का फॉसिल फ्यूल बचाया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 1.5 से 1.6 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 1,60,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को गए हैं। इसलिए ऑब्वियसली फार्मर्स को लाभ हुआ है, चाहे वो शुगर केन ग्रोइंग एरियाज में हो, चाहे वो बिहार और उत्तर प्रदेश या फिर ऐसी जगह जहां पर कॉर्न की मात्रा में जो पिकअप है फॉर इथेनॉल वो बड़ी है। कॉर्न की जो प्राइस है जो लिए जा रही है वो काफी उसमें बढ़ावा है। फायदा सीधा सीधा फार्मर को हुआ है। आगे जाके ये सब फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी पे बनने वाला इथेनॉल है। आगे जाके जो सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी आने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार और अन्य R&D ऑर्गेनाइजेशंस कार्य कर रही हैं, वो बेसिकली जो वेस्ट होता है, फार्म वेस्ट, जैसे कि पराली है, उससे भी बनाया जा सकता है। अब आज देखिए पराली को जलाया जाता है और दिल्ली एनसीआर में खूब प्रदूषण होता है, तो उसी पराली को लेके इथेनॉल बनाया जा सकता है। अभी वो इथेनॉल थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट जैसे कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा, कार्बन मार्केट्स का प्ले होगा, तो वो इथेनॉल भी काफी अफोर्डेबल हो सकता है। तो ये एक्चुअली एक ऐसी एनर्जी पाथवे है जो ट्रूली इंडिजिनस है और जो असली लाभ देता है वो फार्मर्स को देता है और हमारी फार्म इकोनॉमी को बहुत ही स्टेबल और गुड ग्रोथ की तरफ ले जाने का इसमें बहुत योगदान होने वाला है। ऑलराइट, तो बहुत बड़े जंप्स एंड लीप्स यहाँ पर ऑफ कोर्स एथेनॉल में लिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिज़ायर्ड है। कंज्यूमर परसेप्शन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है। वाटर स्ट्रेस जो स्टेट्स में है वो, एल निनो का साल है, कच्चे तेल के प्राइसेस नीचे आ चुके हैं और अगर जीएसटी रैशनलाइजेशन नहीं किया गया और फ्लेक्स फ्यूल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी काम नहीं किया तो कंसर्न्स यहाँ पर आगे बनी रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और जुड़ेंगे अपने साथ केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया को। स्वागत है आपका हमारे साथ। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया हैं। अजय, पूरा जून निकलने को है और बारिश 43% एफिशिएंसी पे है, कैसे देखते हैं उसे और कैसे देखते हैं एग्री को? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल पूरे जून निकल गया है और मानसून डेफिसिट कंटिन्यू, उसी का असर हम आज पूरे मार्केट में देख रहे हैं, जहाँ पे कैस्टर में 1.25% की तेजी। बट जो तड़का लग रहा है वो है मसाले में। जिस ढंग से हम देख रहे हैं मसाले के अंदर सुनने में आ रहा है कि हल्दी की स्विंग तो अच्छी हुई है भाव को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न्स अभी भी ग्रोथ को लेकर। तो आज 3% की तेजी के साथ 17,000 का भाव है। धनिये में हमने लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा है, ऑल टाइम हाई नया वापस बनते हुए देखा है। यहाँ पे बैलेंस शीट भी काफी टाइट है, तो ओवरऑल मुझे लगता है अभी भी ये तेजी जारी रहेगी शॉर्ट टर्म के अंदर। हल्दी के अंदर
16,900 या 17,000 पे लेके चलिए, 16,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 18,500 तक का तेजी हम हल्दी में देख पाएंगे। डिस्पाइट के एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार बढ़ेगा, लेकिन कंसर्न्स मानसून को लेकर है। धनिया के अंदर थोड़ा सा टेक्निकली ओवरबॉट है, बट फंडामेंटल काफी साउंड है। 15,200 में लेके चलिए, 14,600 के स्टॉप लॉस से 16,400 तक के भी टारगेट मिल जाएंगे। धनिया के साथ साथ जीरे में भी तेजी आई है, बट मंशा जी मुझे लगता है जीरे में सप्लाई बहुत अच्छी है, इसलिए ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं है, बट 20,300 पे लेना चाहिए। 19,800 के स्टॉप लॉस से 21,000 तक का टारगेट रहेगा, तो मसाले में ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जहाँ तक सोने चांदी की बात है, जिस तरह की गिरावट यहाँ पर है, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि रिस्क कम है, ऊपर में रिवॉर्ड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से लें और कुछ गिरने का इंतजार करें? देखिए, हमारा पहला एक्सपेक्टेशन था कि 4,000 से 4100 का एक बेस बनना चाहिए, वो हमने ऑलमोस्ट मार्केट में बनते हुए देख चुके हैं। टू अर्ली टू से राइट नाउ, बट मेरा एक मानना है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन का था। उसी के चलते 3 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में थी। जिस तरीके से $95 या $92 से 72 ब्रेंट आ चुका है, और बुधवार को फेड चेयरमैन की स्पीच भी है और जाने जाते हैं एग्रेसिव रेट कट के लिए, तो हो सकता है ऐसा कुछ स्टेटमेंट सुनने में आ जाए या ऐसे कुछ हिंट्स मिल जाए कि 3 रेट हाइक नहीं होंगे, 2 होंगे, या फिर हम डेटा ड्रिवन देखकर करेंगे। और ये मुझे लगता है कि मार्केट के लिए बड़ा बूस्टिंग फिगर रहेगा। साइकोलॉजिकली $4,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आज और कल मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 3,980 से लेकर 4150 के रेंज में रहेगा। टाइमिंग ये हफ्ते के लिए एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए, यहाँ से मार्केट में मुझे एक अच्छा उछाल दिखाई देता है। चांदी के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है। हमने रेशियो जैसे बताया था कि 70-71 तक गोल्ड सिल्वर रेशियो आ जाएगा। 71 का हाई लगा के आप 70 के करीब है, जो दर्शाता कि चांदी में करेक्शन ज्यादा था। बट अब यहाँ से मुझे लगता है रेशियो में वापस गिरावट आएगी, मतलब चांदी में रिवर्सल के चांसेस बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। $53-54 हम देख रहे थे, टाइमिंग 57, 50, 60 के आसपास है। मुझे लगता है अगले 2 दिन के अंदर अगर 60 के ऊपर अगर होल्ड होता है तो $68 तक हम देख पाएंगे। तो करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। ऑलराइट, तो बेच के काम नहीं करना है, लेकिन क्या बेचने की सलाह आप मेटल्स में देंगे? मेटल में भी मुझे लगता है कि अब रिकवरी का पाथ वापस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट मत कीजिए, बॉटम अभी बनने बाकी है, बट फिर भी कॉपर है जैसे 1240 के करीब मिले लीजिए, 1220 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1280 तक का टारगेट रहेगा, मतलब जंप रहेगा बट एक लिमिटेड जंप रहेगा। जिंक के अंदर भी 356 पे लीजिए, 362 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में हमने काफी बड़ा फॉल देखा, एक हार्मोनिक पैटर्न भी बना था, साथ में ग्लोबल सप्लाई सीज फायर के बाद जो ओपन अप हुई, जिसके चलते हमने 330 तक के लेवल देख लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो 330 पे लीजिए, 326 के स्टॉप लॉस से 340 तक का जंप रहेगा। पूरे बेस मेटल में जो हमने पिछले 10-12 दिन में बड़ी गिरावट देखी थी, ये हफ्ते में हम थमते हुए देखेंगे और धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। ऑलराइट, तो प्रेशस मेटल्स में, बेस मेटल्स में बेच के काम नहीं करना है। खरीदारी के मौके सोने, चांदी और मेटल सभी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर जैसे अजय जी ने हमें बताया कि मसालों में देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड की और मुनाफे की भी। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजय जी साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।